हम जनता को लोक लुभावन वादे करते हैं और वो जो है वो टैक्स पेयर का पैसा वहां लगाते हैं और इसके बदले हम उससे वोट ले लेते हैं। क्या होता है, देश की एक बहुत बड़ी जनता जो अभी भी आज़ादी के 75 सालों बाद अपनी बेसिक एमिनिटीज़ को पूरा नहीं कर पा रही है। जो मरता है ना वो बेसिकली गरीब आदमी है। वो जो पॉल्यूशन की मार पड़ रही है वो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ रही है। राजनीति में मुफ्त में चीजें बांटने का कल्चर चल पड़ा है, जिसे कि रेवड़ी कल्चर कहा जाता है। और राजनीतिक दलों का ऐसा मानना है कि शायद वो मुफ्त में चीजें बांटकर जनता के दिलों में सीधे पहुंच सकते हैं। अब ये बात कितनी सही है ये तो जनता वक्त आने पर ही बताएंगे, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रेवड़ी कल्चर को लेकर एक तल्ख जो संदेश है वो उन दलों को दिया है जो इस कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। उनका कहना है कि ये कल्चर देश को खोखला कर रहा है और देश की अर्थव्यवस्था को भी आहत कर रहा है। साथ ही में ये राजनीति का एक शॉर्टकट है, तो इस तरह के लोगों को जनता को एक्सपोज करना चाहिए। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे हम आज के व्यू पॉइंट में। मैं इंदु हाड़ा, और आप जानते हैं कि देश और दुनिया के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हम लेकर आते हैं हमारे खास मेहमान जो ओजांग IAS अकेडमी के MD हैं, ओजांग सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आप सभी का। सर ये जो रेवड़ी कल्चर है, फ्रीबीज जो है, जिसको लोक लुभावन वायदों के साथ या मुफ्त में कभी लैपटॉप बांटना, कभी साइकिल बांटना या कभी मुफ्त में पानी, बिजली, जो इस तरह का कल्चर चल पड़ा है जो कि कहीं ना कहीं वोट की राजनीति कही जाती है राजनीतिक दलों के जरिए। और PM मोदी ने जिस तरीके से कहा है, तो सबसे पहले सर सरल भाषा में समझना चाहेंगे कि ये रेवड़ी कल्चर, फ्रीबीज है क्या? जब किसी भी जो टैक्स पेयर का पैसा होता है, जो सरकार के पास जो सोर्स ऑफ इनकम होती है वो टैक्स पेयर का पैसा होता है, जो अपनी इनकम से, मेहनत से वो कमाते हैं और गवर्नमेंट उस पर टैक्स लेती है, जो क्योट प्रो क्यो सिद्धांत पे चलता है। यानी कि गवर्नमेंट आपसे ले लेगी लेकिन आप गवर्नमेंट से उसके बदले कुछ सुविधा मांग नहीं सकते, आप वो हैव टू नहीं है, मतलब वो कह सकते हैं कि गवर्नमेंट देगी कोई ज़रूरी नहीं। अच्छा, वो पैसा जाता है सरकार के पास। भारत लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में कई बार जो हमारे यहाँ लोकतंत्र है वो बहुत ही मैच्योर डेमोक्रेसी नहीं कही जाती है। हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को फॉलो करते हैं, यानी कि जो न्यूनतम में भी सबसे ज़्यादा पा गया वही अधिकतम कहा जाएगा। मतलब अगर मान लीजिए आपके पास टोटल वोट्स का 30% है जो कि सभी में सबसे ज़्यादा है, तो 70% लोग आपको डिसलाइक करते हैं, फिर भी आप बहुमत की सरकार हैं। तो ये लोकतंत्र हमारे यहाँ जो है वो काफ़ी हद तक आभासी रूप में हमें दिखाई पड़ता है। तो इसमें राइट टू रिकॉल का, कि अगर आपका नेता खराब है तो आप उसको बीच में बुला नहीं सकते हैं, या इस तरह के डिबेट्स नहीं हो सकते हैं, वो अगर चुन लिया गया तो 5 साल तक चुना जाएगा। अच्छा, भारत में क्या है कि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के साथ साथ रीजनलिज्म भी बहुत ज़्यादा चित्रों पे देखा जाता है। कई बार जो है वो भाषा के आधार पर एकजुटता है, कई बार किसी क्षेत्र विशेष पर एकजुटता है। तो पिछले कुछ सालों में इस तरह का एक कल्चर डेवलप हुआ और ये शुरुआत से रहा है हमारे यहाँ, लेकिन अब ये ज़्यादा हो गया है कि हम जनता को लोक लुभावन वादे करते हैं और वो जो है वो टैक्स पेयर का पैसा वहाँ लगाते हैं और इसके बदले हम उससे वोट ले लेते हैं। एक तरह से एक निगोशिएशन पॉइंट रहा और इसमें कोई भी दल पीछे नहीं रहता। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिबेट ये निकल कर आता है, इंदु जी, कि ये सही है या गलत है। ठीक है, तो देखिए, इकॉनमी में जो डिबेट होती है इसमें ना तो कोई चीज़ सही होती है ना गलत होती है, इसमें ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है। इसमें बेसिकली बुरे और बहुत बुरे के बीच में चुनना होता है। जैसे अगर हम कहें कि हम गरीबों की मदद ना करें तो वो कभी अपनी स्थिति से बाहर नहीं निकल पाएंगे, अपनी मूलभूत सुविधाएं नहीं पूरी कर पाएंगे। फिर दूसरा, अगर हम इस तरह से फ्री भी बांटते रहे तो जो टैक्स पेयर का पैसा है वो सही तरीके से यूटिलाइज नहीं हो सकता। एग्जाम्पल लेता हूँ, इकॉनमी में एक नियम होता है, ये सारा गेम जो है इकॉनमी का, इकोनॉमी में नियम होता है कि बिना कैपिटल फॉर्मेशन के तुम कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, यानी पूंजी निर्माण के बिना पूंजी बांटा नहीं जा सकता। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको दावत पे आज बुलाया, मैंने कहा इंदु जी आज जो है वो पुलाव है, आज जो है मटर पनीर है खाने में और तमाम, हाँ बहुत ढेर सारा मैंने आपको बताया। और आपने क्या किया, दोपहर में अपने बोला भैया ओजांग सर ने आज इन्वाइट किया है और खाना वाना नहीं खाना है। आप पहुँचे हमारे यहाँ, तो मुझे आपको दावत देने के लिए मेरे पास इनपुट्स होने चाहिए। जैसे मेरे पास होने चाहिए कि पुलाव होना चाहिए, चावल होना चाहिए, मटर होना चाहिए। और आप जब मेरे यहाँ पहुँचे, बोले सर वो कहाँ है आपका दावत? और मैंने कहा देखो भाई, मैं तुम्हें पुलाव खिलाना तो चाहता था लेकिन चावल नहीं है, मैं तुम्हें मटर पनीर खिलाना चाहता लेकिन पनीर नहीं है। तो आप मुझसे कहेंगे सर आप ख्याली पुलाव खिला रहे हैं क्या, आप फर्जी बातें कर रहे हैं। तो एक्चुअली में क्या होता है कि
हमारी जो इकॉनमी है कई लार्जर इकोनॉमी कही जाती है, तो उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो तुरंत इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करता है। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि जो राज्य सरकारें हैं, खासतौर पे ये हमें राज्य सरकारों में ज़्यादा देखने को मिलता है, और इसमें कोई पार्टी पीछे नहीं है। तो इसमें हम वो जो पैसा है जो कैपिटल को गेन किए, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करने लगते हैं। हम तुम्हें ये फ्री में दे देंगे, हम तुम्हें ये फ्री में दे देंगे। पूछा जाना चाहिए था कि ये उत्पन्न कहाँ से करोगे, ये पैदा कहाँ से करोगे? तुम्हारे पास ये चीज़ है नहीं, चावल है नहीं, और तुम हमें पुलाव की दावत पे हमें बुला रहे हो। तो क्या होता है उसमें, एक शॉर्टर स्पैन के लिए 5 साल के लिए या एक बार ही वोट देना होता है। आप राइट टू रिकॉल तो कर नहीं सकते कि बीच में तुम आ जाओ, जैसे स्विट्जरलैंड में है। तो हमारे यहाँ ऐसा कोई जो है परिपक्व लोकतंत्र नहीं है। तो उसमें जो एक बार गद्दी पे बैठ गया वो 5 साल आराम से बैठेगा, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक कि गवर्नमेंट अपने आंतरिक कारणों से ना गिर जाए। तो एक तरह का एक निगोशिएशन गेम है। तो ये हमें खेलना है कि भैया आए और हमने कुछ बांट दिया, हमने ये दे दिया और जो है वो ले लिया। अब दूसरी बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, जो समझने की चीज़ है कि लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी, हम हमेशा नेता को गाली देते हैं, हम सरकार को गाली देते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि लोकतंत्र में जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है लोगों की होती है। यानी कि अगर जनता करप्ट है तो सरकार भी करप्ट होगी। ठीक है, जनता जैसी है, क्योंकि पावर, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमें प्रियम्बल में जो पावर दी गई है वो हमारे अंदर ही, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। तो जब तक हम अवेयर नहीं होंगे, हम एकजुट नहीं होंगे, हमारे अंदर राष्ट्रीय परिकल्पनाएं नहीं होंगी और हम संसाधनों पे नहीं समझ पाएंगे कि ये संसाधन हमारे ही है जो हमें ही वापस किए जा रहे हैं, तो तब तक हम ये काम नहीं कर पाएंगे। अब सवाल ये है कि क्या भारत की जनता मूर्ख है, क्या जो है वो कुछ नहीं समझती? नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। सब बिल्कुल, दूसरा सवाल मेरा यही था कि जिस तरीके से वादे अगर करते हैं और मान लीजिए कुछ हद तक वो उन्हें पूरा करने की भी कोशिश करते हैं, तो वो रिसोर्स कहाँ से है? जैसे कि आपने बोला कि पब्लिक का टैक्स का पैसा होता है, तो किस हद तक ये उस मतलब या तो राष्ट्र का खजाना खाली होता है या राज्य का खजाना खाली होता है, किस हद तक ये चीज़ें ये कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मेरी अभी पहले की बात है कि जो जनता है अब वो क्यों फ्रीबीज के जाल में फंस जाती है। पहला तो क्वेश्चन ये है। रीज़न ये है कि एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है भारत में आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी जो अपनी बेसिक एमिनिटीज़ पूरी नहीं कर पा रहा है। मतलब उसके लिए 2 वक्त का खाना भी आज एक सपना है। घर की छत की तो खैर बात छोड़ दो, बच्चे की शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, टॉयलेट, ये सब तो उसके सपने में भी नहीं है। जो लोग वादा कर देते हैं अगर ये चीज़ें फ्री में देने की, तो वो पूरी तरीके से बस तो अपना वोट, हालांकि देने वाले वादा कर रहे हैं, वो कहाँ उसका कुछ बिगाड़ लेगा? उसकी कौन सी आवाज़ है, कौन से उसको सुनने वाला है? भारत के तंत्र को आप देखिए, ये एलीट क्लास के लिए है। यहाँ आप कोई भी कह रहे हैं भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, तो फिर अगर स्वतंत्र न्यायपालिका है तो वो गरीब आदमी उस सज़ा के लिए, सुनवाई के लिए 10-10 साल इंतजार क्यों कर रहा है? जिसमें उसको बुक ही किया गया था, मैक्सिमम सज़ा ही 6 महीने होनी थी, वो 10-10 साल अपनी सुनवाई का इंतजार कर रहा है कि उसका नंबर ही नहीं। और यहाँ अमीर आदमी है, रातों रात उसकी 12 बजे उसके लिए बेंच बैठ जाती है और सुनवाई हो जाती है, जमानत मिल जाती है। तो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्या होता है, देश की एक बहुत बड़ी जनता जो अभी भी आज़ादी के 75 सालों बाद अपनी बेसिक एमिनिटीज़ को पूरा नहीं कर पा रही है। तो वो क्या होता है, ये इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिटिकल लेन देन, ये एक पॉलिटिकल निगोशिएशन है। दिस इज़ नॉट डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल निगोशिएशन है कि वो कहते हैं कि तुम हमें वोट दे दो, अभी तुम्हें 5 साल जिंदा रहने के लिए तो तुम्हारी क्या ज़रूरत है? अच्छा, तुम्हें बिजली चाहिए, तो वो कैलकुलेट करता है हर महीने 800 बिजली का बिल है तो बच जाएगा इतना, तो इससे हम कम से कम अपने घर में अनाज लेते आएंगे या प्लास्टर जो है वो करा लेंगे, छत टूटी है ठीक करा लेंगे। तो वो कैलकुलेशन करता है, बोला हाँ ठीक है चलो इस बार के लिए रेडी। तो ऐसी कंडीशन में जो ये लोकतंत्र था, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो हम बात कर रहे थे कि हम भारत के लोग और राष्ट्र निर्माण में, तो वो सब कुछ ब्लर हो जाता है। फिर राष्ट्र कुछ नहीं रह जाता है, सिर्फ वो भूख रह जाती है। और कहा भी जाता है भूखे पेट भजन ना हो। तो भजन अगर राष्ट्र है, मतलब हम राष्ट्र की आराधना कर रहे हैं, तो वो भूखे पेट नहीं हो सकता। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये, जब आप कभी भी किसी भी देश में जब राष्ट्रवाद की अवधारणाएं जब ब्लर होती हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो क्षेत्रवाद की तरफ चले जाते हैं। उनको येन केन प्रकार, मतलब किसी भी हालत में उन्हें सत्ता पानी है। अब आपने कहा हम सबको फ्री दे देंगे, वो कमजोर नसों को, और हमारी संस्थाएं जैसे चुनाव आयोग है तो उसको बिना दांत का शेर का बोले तुम फ्री दे दोगे, ठीक है। तो मान लो तुम बिजली फ्री दे रहे हो, तो इस इकोनॉमिक्स में एक नियम होता है, सबसे पहले कहा गया देयर इज अ नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड। संसार में कुछ भी मुफ्त नहीं है। अगर एक को मुफ्त दे रहे हो तो किसी को उसकी कीमत चुकानी है। तो उनसे पूछो, मान लो तुम फ्री बिजली दे रहे हो, तो ये बिजली तो फ्री नहीं होगी, कोयला खरीदना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। मान लो इसकी कीमत जो है वो मान लो 1000 करोड़ आ रही है। अब सरकार बताए 1000 करोड़ रुपए कहाँ से लेकर आएगी? ठीक है, तो इसका जो है तरीके ऐसे होते हैं जहां पर वो चीज़ें नहीं मेंटेन हो पाती। अच्छा, हम भी क्या होता है कि चलो यार 5 साल तो निकल जाएंगे, फिर देखा जाएगा अगली बार। तो हमारी जो लाइफ है, हमारी चूँकि आबादी बहुत ज़्यादा है, सुविधाएं बहुत कम है, डेमोक्रेसी में जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है सब तक प्रॉपर नहीं हो पाया है, तो लोग अब निगोशिएशन कर रहे हैं। एक्चुअली इसको पॉलिटिकल निगोशिएशन बोलते हैं। ठीक है, मोल भाव
कि चल यार 5 साल तो निकल जाएंगे, फिर कोई गवर्नमेंट आएगी, फिर कोई ना कुछ बोल देगी, फिर 5 साल निकल जाएंगे। तो हम एक्चुअली अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं, हम जो है जनता जो है अपनी ज़िंदगी काट रही है। आप इसमें इत्तेफाक रख सकते हैं, इसीलिए बहुत डिबेटेबल टॉपिक है। ठीक है, बहुत डिबेटेबल टॉपिक है ये। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि पूरी तरीके से किसी भी देश की या राज्य की अर्थव्यवस्था को बहुत अंदर तक खोखला कर देता है। वो किस तरीके से ये चीज़ करता है? क्योंकि देखिए, ऑब्वियस सी बात है, जो रिसोर्स होते हैं वो वैल्यू एडिशन की पहली शर्त होती है। बिना संसाधन के आप कभी भी इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन नहीं कर सकते। और आप अगर वैल्यू एडिशन नहीं, आज वही इकोनॉमी सर्वाइव करेगी जो वैल्यू एडिशन करती है। जैसे चाइना है, तो चाइना क्या करती है, चाइना अपनी इकोनॉमी में लगभग 3-3.5% वैल्यू एडिशन करती है। मतलब वो सामान कहीं से कच्चा माल लेगी, उसको फैक्ट्रीज में अपनी स्किल के साथ उसको प्रोसेस करेगी और दुनिया में उसको वैल्यू एडिशन करके बेच देती है। वही उसका लाभ होता है। तो जो इकोनॉमी जितनी ज़्यादा वैल्यू एडिशन करेगी उतना ही ज़्यादा वो सर्वाइव करेगी। ठीक है, आपको सस्ता सामान महंगे में बेचेगी और वही उसका प्रॉफिट होगा। तो वैल्यू एडिशन करने के लिए रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपने रिसोर्स जो होते हैं वो एक तरह से प्राण होते हैं इकोनॉमी के, अब अगर आपने उसको अनवाइज तरीके से, गलत तरीके से उसको बांट दिया, फ्री में उसको कर दिया, तो फिर आप कभी भी उसको सही तरीके से यूटिलाइज ही नहीं कर पाओगे। सही तरीके से यूटिलाइज, जैसे मान लीजिए आपने कहा मैं फ्री बिजली दे रहा हूँ, ठीक है, आपने दे दिया, अच्छी बात है, लेकिन सवाल है कि वो बिजली कौन सी है, क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। क्या वो हरित बिजली है यानी क्लीन एनर्जी है, या वो कोयले से बन रही है? अब सरकार जो है चाहती, मान लो फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली गवर्नमेंट का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो दिल्ली गवर्नमेंट मान लो 60,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, एग्जांपल ले रहा हूँ, कि वो फ्री बिजली पे दे रही है। बिजली तो फ्री नहीं है, सरकार उसको भर रही है। अब आपने कौन सी बिजली दी? कोयले से बनी बिजली दी। हमारे घर में बिजली आ गई, हमने पंखा चलाया, हम खुश हैं। नतीजा क्या हुआ, जब वो कोल प्लांट से बिजली निकल रही है तो पूरा वो पॉल्यूशन क्या करती चली जा रही है। अब पॉल्यूशन करती चली जा रही है, आपको वोट मिल गया, आप जीत गए, आप 5 साल मस्त है, राजा बन के आप रह रहे हैं, सारे संसाधन आपके हो गए। ठीक है, कुछ दिन बाद वही जब एयर पॉल्यूशन बढ़ता गया, आज दिल्ली को गैस चैम्बर कहा जाता है। मतलब पूरे टाइम दिल्ली की हवा एयर क्वालिटी इंडेक्स में हमेशा बहुत बुरी स्थिति में रहती है। आज हम नीला आकाश दिल्ली में नहीं जानते हैं, आज ग्रे स्काई हमारा सच हो चुकी है। अब अगर जरा मैं दूसरी बात करता हूँ, अगर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि कैपिटल फॉर्मेशन करती है, तो मान लीजिए आपने दिल्ली की छतों पे ही अगर देखा है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं। एक छोटा सा मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग भी इसमें इत्तेफाक करिएगा, पढ़िएगा कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में क्या होता है, लोग छत पे नहीं जाते हैं। अगर हम दिल्ली की जितनी भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स अगर उसमें सोलर लगा दें, ठीक है, सोलर लगा दें, तो क्या होगा, वही 60,000 करोड़ रुपए में पहली बात तो सोलर एनर्जी आ जाएगी, हर घर में जो है वो बिजली पहुंचेगी, और लॉन्ग टर्म में वो सारी बिजली फ्री हो जाएगी। वो सारी बिजली कुछ समय बाद, क्योंकि लॉन्ग रन उसका जो कॉस्ट होती है बहुत कम होती है, तो वो जो है वो फ्री हो गई बिजली आपकी। और आपने कोयले के आधारित, जो आप कोयला बाहर से आयात भी कर रहे हैं, वो सब कुछ खत्म हो गया। आपने जो है वो क्लीन एनर्जी भी बना ली। लेकिन इसके लिए आपको क्या पॉलिटिकल विल पावर चाहिए होगा, इसके लिए लोगों का माइंडसेट चेंज करना होगा, इसके लिए फ्रीबी से निकलना पड़ेगा। जो प्रधानमंत्री ने कहा, फ्रीबी तुरंत तो थोड़ी सी राहत दे देता है, थोड़ा सा एक लोक लुभावन बातें करता है, लेकिन जो लोग सत्ता में बैठे हैं भाई, वो एक एयर प्यूरीफायर की जगह 2 लगा लेंगे। आपने देखा कोई भी नेता, मान लीजिए बहुत से ऐसे नेता थे जिन्होंने बड़े वादे किए थे, मैं कार नहीं लूँगा, मैं ज़िंदगी पैदल चलूँगा, उनके घर में करोड़ों के स्विमिंग पूल बने, वो आराम से जो है रह रहे हैं, सब कुछ। जो मरता है ना, वो बेसिकली गरीब आदमी मरता है। वो जो पॉल्यूशन की मार पड़ रही है वो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ रही है। जो गर्भवती महिलाएं जो हैं, जिनके पेट में बच्चे मर जा रहे हैं एयर पॉल्यूशन की वजह से, गरीबों के यहाँ सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि उनको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो स्विट्ज़रलैंड चले जाएंगे, वो कह देंगे कि मैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे जा रहा हूँ अध्ययन करने, 1 महीने वो जाके नॉर्वे, स्वीडन में आराम से बढ़िया हवा लेंगे। लेकिन आप जो उसी भीड़ में खड़े हैं, स्कूटर लेके निकले, साइकिल लेके निकले, ट्रैफिक जाम में फंस रहे हैं, आपके अंदर वो सारी सांस जाएगी, आप ही ब्रोंकाइटिस और इन सब चीज़ों से वो जाएंगे। तो क्या होता है इकॉनमी में हमेशा, जैसे जैसे ये मेरे चश्मे के 2 लेंस है ना, तो इकॉनमी में हमेशा 2 लेंस लगी होती है, एक दूर की देखने वाली और एक पास की देखने वाली। ठीक है, तो मतलब शॉर्ट साइटेड होती है कि मेरे सामने क्या है, अरे मुझे कौन सा फ्री में दे रहा है। गांव में जाएंगे तो और खतरनाक स्थिति है, दारू मुर्गे पे ही इलेक्शन हो जाते हैं, कौन जो है रात में किसने कच्ची पिलाई, किसने पक्की पिलाई, और किसी ने विदेशी दे दी तो अपना है। ठीक है, ये वाली हालत है। तो ये क्या हो गया, ये शॉर्ट साइटेड हो गया। एक होता है लॉन्ग साइटेड, जब आप विजन तय करते हैं 5 साल 10 साल, जैसे प्रधानमंत्री का 25 साल का विजन, और किसी तरह के लोक लुभावन वादे में नहीं आते, तो उस समय आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, ये हमेशा 2 चश्मे हमारे सामने। अब आपकी चॉइस है, आपकी चॉइस है, आप किस चश्मे से देश को देखना चाहते हैं, और ये दोनों के लिए लागू होता है। तो जब आप पास वाले से देखते हैं तो आपको सिर्फ अपना दिखाई पड़ता है, हम ही हमें, बाकी पानी का हमें कुछ नहीं, हमें टेंशन लेना है, हमें बस ये मिल जाए। फिर अगली कोई पार्टी आएगी, फिर इससे भी बड़ा वायदा करेगी। तो आप देखिए होड़ लगी हुई है पिछले कुछ समय से,
मतलब उनका बस चले तो क्या ना फ्री कर दें वो। सीधे तौर पे जो है कि वो अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं कमज़ोर तो वो करता ही है। लेकिन सर साथ में ये भी देखा जाता है कि देश में कहा जाता है कि जो हमारा निम्न वर्ग है, जो कि इन सब मूलभूत आवश्यकताओं के लिए जिसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, और आपने भी इस चीज़ का जिक्र किया, और उनका अगर हमें विकास देखना है तो उसके लिए एक लॉन्ग टाइम हो जाता है अगर हम दूर वाले विज़न के साथ देखें। और अगर इस तरह की कुछ जो बेसिक सुविधाएं हैं अगर वो उन्हें प्रोवाइड करा दी जाए तो कम से कम समय में जो है उनका विकास थोड़ा स्तर पे कह दीजिए कि एक लॉन्ग टर्म से थोड़ा सा एक कम समय के अंदर होने लगता है। तो कहीं ना कहीं समाज में एक इक्वलिटी तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो दूसरी चीज़ों पर ध्यान दे सकते हैं। और जैसे कि अगर बात की जाए शिक्षा की, बात की जाए स्वास्थ्य की, बात की जाए, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। तो जानकर ये भी कहते हैं कि अगर ये जो बेसिक सुविधाएं हैं अगर इनको मुफ्त में प्रोवाइड किया जाए या फिर कम दामों में अगर दिया जाए तो उस समाज को या उस वर्ग को जो है फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है इसके ज़रिए। इसे आप किस तरीके से? देखिए, इक्वाडोर में एक प्रैक्टिकल हुआ था कि गरीबों के खाते में सीधे पैसा दिया गया और उससे उनकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ गई और वो गरीबी रेखा से बहुत कम समय में बाहर आए। पर सवाल ये है इकोनॉमिक्स में कि आप जो बांट रहे हैं आप उसको बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। जैसे मान लीजिए आप पानी फ्री बांट रहे हैं, लेकिन पानी आप पैदा नहीं कर सकते, ये स्कार्स रिसोर्स है। रिसोर्स की भी परिभाषा होती है, एबेंडेंट रिसोर्स एंड स्कार्स रिसोर्स, यानी कि जो बहुतायत में है और जिसकी कमी होती चली जा रही है और जो हमारा एक एसेंशियल पार्ट है। अब मान लीजिए आप बिजली फ्री में बांट रहे हैं और आप बिजली बना रहे हैं कोयला जलाने से। एक तरफ आप COP27 में जाकर चिल्लाते हैं कि भाई पूरा विश्व बर्बाद हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंजेस की वजह से सब बर्बाद हो जाएगा, और दूसरी तरफ आप ही ऐसा इंपॉर्टेंट रिसोर्स फ्री बांट रहे हैं जो बहुत नुकसान पहुंचाएगा। या तो आप पूरी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करिए, आप पूंजी लगाइए और सबको जो है वो क्लीन एनर्जी की तरफ लेकर जाइए, ठीक है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको सुविधाओं और मूलभूत सुविधाओं के बीच में अंतर करना पड़ेगा। सुविधा की कोई लिमिट नहीं है। आज आप अनाज मांगेंगे, कल आप कहेंगे भाई घर भी दो, फिर घर मांगने बोले बिजली दो, बिजली के बाद बोले कि तुम ही आओ हमारे घर खाना बनाओ, फिर खाना बना के हमें खिलाओ भी तुम। तो इंसान जो है वो अंतहीन उसकी इच्छाएं, कि इच्छाओं का कोई, हमारे जो संसाधन सीमित है, हमारी इच्छाएं अनंत हैं। यही इकोनॉमिक्स है, इन्हीं का बैलेंस इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो बेसिकली फंडामेंटल ये है कि आपकी मूलभूत सुविधाएं क्या है। तो मूलभूत का मतलब है वो चीज़ जो हमारे मानव बने रहने के लिए, हमें ह्यूमन बने रहने के लिए हमारी बेसिक नेसेसिटी। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी को फ्री देने की बजाय, जैसे होता नहीं बेचारा गरीब है, ये हमारे यहाँ गरीब ना एक बड़ा अजीबो गरीब पॉलिटिकल वर्ड हो गया है, बड़ा हम उसके साथ अजीबो तरीके से रुक जाते हैं। मुझे ये बताओ कि अगर मैं उस गरीब की क्षमता बढ़ा दूँ, जैसे मैं स्वास्थ्य और शिक्षा भारत में हर बच्चे को बराबर दे दूँ, एक ही स्कूल में हर बच्चा पढ़ेगा, तो तुम्हें इतना शौक था तो तुमने गरीब के लिए सरकारी स्कूल क्यों बनाया, अमीर के लिए कॉन्वेंट और प्राइवेट क्यों बनाया? पहले दिन से तुमने विभाजन कर दिया उसका। तो सबको शिक्षा बराबर दे दो कि अमीर का भी लड़का यही पढ़ेगा, गरीब का भी लड़का, दोनों साथ पढ़ेंगे, एक दूसरे को समझेंगे। तो हीरो हीरोइन का लड़का विदेश में पढ़ने चला जाता है, अमीर आदमी का लड़का कॉन्वेंट में पढ़ता है, गरीब आदमी का लड़का ऐसे टाट पट्टी वाले स्कूल में पढ़ता है। शिक्षा बराबर दे दो, वो पैसा तुम उठा के एजुकेशन में लगाओ। एजुकेशन क्या करेगा, उसकी क्षमताओं को बढ़ाएगा, उसको स्किल डेवलपमेंट सिखाओ कि मैं तुम्हें हुनर, रोजगार तुम्हें दे रहा हूँ, हुनर तुम्हें सिखा रहा हूँ। तो वो क्या होगा, जब कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, कैपेसिटी तुम फ्री दे दो, क्योंकि कैपेसिटी क्या होगी, उसकी अर्निंग उसको खींच लेगा, वो अपने आप मार्केट में जाएगा, वो चाय बना के भी पैसा कमा लेगा, वो इंजीनियरिंग करके भी पैसा कमा लेगा, वो है मोटर गाड़ी ठीक करके भी पैसा कमा लेगा, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। देयर इज अ सेइंग आल्सो कि किसी को जरूरत है तो फिश देने के बजाय उसे फिशिंग करना सीखे। बिल्कुल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो हमने क्षमता, जो पैसा हम यहाँ खर्च कर रहे हैं, हमने कैपेसिटी बिल्डिंग में पैसा खर्च ही नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे एक छोटी सी बात करूँ, आपने जो है वो फ्री बिजली दे दिया, आपने कहा देखो मैंने कितना भला किया। अच्छा, एक काम करिए, आप उतना ही पैसा सोलर में कन्वर्ट करने में लगा दीजिए, कितना रोजगार पैदा होगा, हमेशा के लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट का खतरा कम हो जाएगा, और वो बिजली, सूरज जब तक चमकेगा, जब तक तुम्हारा पैनल है, तुम्हें बिजली मिलती रहेगी। दिल्ली चिल्ला रही है, मर रही है, सांस नहीं लिया जा रहा है, सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, मशीनें और टेंडर निकल रहे हैं, नेता उसमें और खा रहे हैं, कोई बात नहीं है। तो ये तामझाम से निकलना पड़ेगा। प्रधानमंत्री का जो कहना है कि अब हमें राष्ट्रीय आवाहन की तरफ बढ़ना पड़ेगा, और राष्ट्र जब बनता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहा हूँ, जब हम लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हमें आधुनिक भारत पढ़ाया जाता है, मॉडर्न इंडिया,
और हम रट्टा मारते हैं गांधी जी का कौन सा आंदोलन रहा और सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा आंदोलन। कभी हमें पर्पस नहीं सिखाया जाता कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। आईएएस बनने जा रहे हो, ये गांधी का आंदोलन पढ़ के, ये जो पटेल का आंदोलन पढ़ के क्या करोगे इसको? अरे भाई, उसमें ये बताता है कि हर आंदोलन एक आहुति मांगता है। आंदोलन नेता नहीं करते हैं, आंदोलन का जो प्रणेता नेता होता है, लेकिन जो प्राण होते हैं वो जनता होती है। जब गांधी के पीछे लोग चले तो वो भीड़ दुनिया को दिखाई पड़ी कि जन आंदोलन खड़ा हो गया है। और कोई भी आंदोलन बिना आहुति के नहीं होता है। प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया है कि अगर राष्ट्र निर्माण करना है तो भैया सिर्फ तुम्हें पाना नहीं है, ये राष्ट्र जो है वो देने की भी बात कर। जॉन एफ कैनेडी ने यही कहा था, बहुत हो चुकी राष्ट्र से मांगने की बात, अब राष्ट्र को देने की बात आ रही है। तो जो राष्ट्र के लोग जब अपने राष्ट्र के लिए उत्सर्ग नहीं कर सकते, दे नहीं सकते, तो वो राष्ट्र कभी भी आगे नहीं जा सकता। और ऐसे नेता आते रहेंगे जो किसी ना किसी चीज के लिए निगोशिएशन करेंगे। हमें एक बार जागरूक होना है, सचेत होना है और सोचना है कि ये है तो हमारा हिस्सा, हम ही से छीन के हम ही को खिला रहे हैं। तो अंग्रेजों ने भी तो यही किया था हमें, और नई चीज थोड़े ना हो रही है। सर, सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर कुछ याचिकाएं दायर हैं जिन पर सुनवाई हो रही है। क्या हमारे यहाँ पे कुछ इस तरीके का कानून है या कुछ एक्ट है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे राजनीतिक दलों को चुनाव के टाइम पर ये सब करने से रोका जा सके कि वो इस तरीके से देश के रिसोर्स? मैं आपसे बताऊं, भारत में बहुत सी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज़ादी के बाद होनी चाहिए थी, नहीं हो पाई। जैसे भारत में पुलिस सुधार, न्याय सुधार और चुनाव सुधार। इन तीनों सुधारों के बिना भारत का कुछ नहीं हो सकता। ये घालमेल चलता रहेगा। कोई आएगा उसको एक कलर से पोत देगा, कोई दूसरा आएगा उसको दूसरे कलर से पोत देगा। जब तक ये तीनों सुधार नहीं होंगे, ये अंग्रेजों की देन थी, आज तक हम इसको नहीं उठा। भारत आईपीसी अंग्रेजों की देन है, पुलिस व्यवस्था अंग्रेजों की देन है, और ये चुनाव का भी जो सिस्टम है वो एक तरह से भारतीय तंत्र के अनुरूप नहीं है। आप ये देखिए कि आप कोई व्यक्ति किसी आपराधिक मामले में संलिप्त हो जाए तो उसको सरकारी नौकरी का एग्जाम नहीं दे सकता, लेकिन एक नेता, वही भारत का नागरिक है, वो आराम से चुनाव लड़ सकता है। वो जेल में बैठा बैठा चुनाव लड़ सकता है। अजीबोगरीब चीज़ें हैं इस देश में। उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। यहाँ कोई 1 रुपया टैक्स चुरा ले तो उसको वही सजा है जो 1 लाख रुपए टैक्स चुरा रहा है। लेकिन यहाँ जो है वो कहाँ से अनुदान आ रहा है, क्या जा रहा है, इस पर कोई बातचीत ही नहीं है। तो ये जब तक ये 3 सुधार, पुलिस सुधार, न्यायिक सुधार और जो है वो चुनाव सुधार नहीं होंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। ये सारी बातें हैं और इनसे क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। भाई, जब किसी भी बजट को बनता है तो वित्त मंत्री खड़ा होता है ना, बताता है कि हमारे पास ये रेवेन्यू रिसीप्ट्स हैं, ये हमारे एक्सपेंडिचर हैं हमारे। तो तुम बताओ, जब तुमने कहा कि हम सबको फ्री देंगे तो तुम हमारे सामने वो पेपर रख दो कि वेयर आर द रिसोर्सेज। कहाँ से दोगे? कि बिना तुम, कौन सा तुम्हारे पास ऐसा जादू, हर घर को सिखा दो ना कि बिना कैपिटल फॉर्मेशन के तुम कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो। मेरे घर में चावल नहीं, लेकिन मैं तुम्हें दावत के आज तुम्हें बिरयानी की दावत दे रहा हूँ, तो वो जादू हमें भी सिखाओ ना भैया कि बिना चावल के मैं तुम्हें बिरयानी की दावत दे दूं। इम्बैलेंस क्रिएट हो। हाँ, तो वो जादू ये कर रहे हैं और जनता भी देख रही है, इसीलिए खाली हांडियाँ घर में बज रही हैं, सबके इंतजार कर रहे हैं कि साहब कब कुछ कोई जादू दिखा के हमें देंगे। तो बस यही देश चल रहा है इसी तरह से। जाहिर सी बात है कि अपने आप में ये गंभीर स्थिति है कि रेवड़ी कल्चर जो हमारे देश में पनप रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत ही हानि पहुंचा रहा है। इसमें भारतीय जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम सजग रहें, सतर्क रहें और सही चीज़ों पर अपने सही फैसले लें। और देश से ये पूछने से पहले कि देश ने हमारे लिए क्या किया, उससे पहले खुद से ये प्रश्न पूछें कि हमने देश के लिए क्या किया। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये डिस्कशन ज़रूर पसंद आया होगा। कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और किस पॉइंट पर आप और ज़्यादा बातचीत हमारे साथ करना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और अपनी राय इस व्यू पॉइंट के बारे में ज़रूर दें। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी को।